सोसाइटी का अध्यक्ष, बाकी सारे शाखाओं से आए हुए सचिव और अन्य पदाधिकारीगण सेवानिवृत्त होने के बाद इनका एक्चुअली लेके बोलना, स्पेशली लेके बोलने की जरूरत है। उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने घर में बैठ के अच्छा खासा सेटलमेंट मिला, अच्छा खासा पेंशन मिल रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे सेटल्ड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने समय निकाल के अपने बीच में वो यूनियन की है जब मुझे हमारे बीच में रहने वाला जो काम कर रहा नहीं जाता, वो हमारे शर्मा जी हो, जो हमारा जानकर हो, और अभी अभी जो रिटायर हुआ, जो सतीश पटने का, मैं तो रिटायर हुआ ऐसा मानता ही नहीं, मैं आपको कहता हूँ। और मेरा दोनों शाखाओं के सारे साथी हो। अभी दिलीप पवार गवर्नमेंट सोचेगा कि मैं रिटायर हुआ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, वो तो अध्यक्ष में बैठ का नाम ले लिया। मैं आ रहा था, कमेंट अरुण मनोहर साहब भाषण कर रहा था, तो मैं समझ गया करीब करीब सबका हो गया लगता है। और फिर मैं घड़ी देखा, 2 लोग उठ के गया बीच में से, तो फिर मैं मैडम को पूछा कुछ खाने का अरेंजमेंट है क्या, तो बोला नहीं है, 1:30 बजे अभी लोगों का भूख लगने का समय आ गया, तो ज्यादा भाषण करेगा तो लोग निकल के जाएगा। तो मैं भाषण नहीं करता हूँ, 2 मिनट में सिर्फ आपसे 2 से 3 मिनट में आपसे बोलना चाहता हूँ। मैडम ने बोला कि कल दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ वो विषय में बोलने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ। पहले दिल्ली में अगर कुछ नहीं हो रहा है, अपने जिंदगी सही ढंग से अगर सर ऊंचा करके अगर जिंदगी जीना है आपको एक एक को, तो यूनियन को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसकी उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ये जो सीएससी हेडक्वार्टर और सीएससी मेंबर शाखा है, ये व्हाइट कॉलर वाला शाखा है। इसमें सीएससी एम्बस के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल की कर्मचारी है, कुछ कैंटीन की कर्मचारी है, कुछ हेल्थ की कर्मचारी है, कुछ आईओडब्ल्यू की कर्मचारी है। इनको छोड़ के बाकी सब व्हाइट कॉलर लोग हैं। मतलब हम लोग लिखे पढ़े कैटेगरी के हैं, जो लिखा पढ़े पढ़ाई करने वाले लोग हैं। ये लोग समझने की जरूरत है, हमारे साथ में लोग सब है। अगर हमारा डीआरएम बिल्डिंग और जीएम बिल्डिंग के जो व्हाइट कॉलर कहे जाने वाला अगर मेरे साथ में नहीं होता, यूनियन के साथ नहीं होता, तो कोई भी चुनाव के अंदर वन साइड एनआर में नहीं जीता था। इसका मतलब ये सब हमारे साथ है। लेकिन केवल एक साथ में रहने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं अपनी ताकत, अपना जो जिस संगठन के साथ वो दिखाने की भी जरूरत है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, मैं नाम नहीं लेता। हमारा सीएससीएम के अंदर जो डीआरएम ऑफिस में काम करने वाला अच्छा खासा एक ओएस, बहुत बढ़िया ओएस, दिन रात 9 बजे बुलाओ तो 9 बजे आएगा, रात को 11 बजे तक काम करो बोले तो करेगा, कभी भी बुलाओ कभी भी बैठेगा। कोरोना तो है ही नहीं, उसको नजदीक रहता है। काम करने के बाद जब तक शायद उनको भी, भले यूनियन के सदस्य होगा, लेकिन उनको भी कभी लगा नहीं होगा यूनियन क्या होती है। लोगों को लगता है मैं साहब का है ना, देखो ब्यूरोक्रेसी क्या, इसको समझने की जरूरत है आप। लेकिन ईमानदारी करने के बाद, पूरा 8 घंटे के बदले 12 घंटा देने के बाद, घर को भूल के काम करने के बाद अगर छोटा सा एक गलती मुंह से निकल गया, या सामने वाला ब्यूरोक्रेट का नापसंद की बात अगर मुंह से निकल गया, तो उसको सजा देने की कोशिश करता है। ताकत की वहां जरूरत है, मैं आपको कहता हूं, नहीं तो हमको गुलाम बनाएगा। मैं सीनियर डीपीओ जो बोलने का, मैं उनको बोला, मेरा तो सब लोगों से यूनियन की ताकत है, सबकी चीज अच्छे रिश्ता है, रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा इस मुंबई डिवीजन के अंदर महिलाओं को लेके या विडोओं को लेके ये ना क्लरिकल पोस्ट में भर्ती बंद था। जब हमारा जो अभी का सीनियर डीपीओ साहब का जो पत्नी है प्रियंका शर्मा, ये हमारा ओपी शर्मा करके कल्याण के अंदर कॉमर्शियल की कॉमरेड हुआ करता था, उनकी लड़की है। 2010 के अंदर, शर्मा जी पहचान लिया, 2010 के अंदर हमारा पूना के अंदर अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन खत्म होने के बाद ओपी शर्मा अपने 2 साथियों को लेकर महाबलेश्वर घूमने गया, वहां उनकी मृत्यु हो गया, हार्ट अटैक होकर उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद में करीब 1 साल की बच्ची, क्योंकि पहले उनका लड़का नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, फिर लड़का कोई अच्छा खासा सेटअप में घुस गया, तो फिर लड़की को नौकरी चाहिए, तो करीब 1-1.5 साल ऐसा नौकरी के चक्कर में घूमते रहा, मिल नहीं रहा, और दे भी रहा था तो कमर्शियल में दे रहा। वो लड़की अच्छा खासा पढ़ी लड़की है। मैं डिप्टी सेक्रेटरी में आने के बाद एक दिन कल्याण का जो सतीशन करके हमारा कॉमेंट है, इस बच्ची को और उनकी माँ को मेरे पास ले आया। मेरा माँ को मतलब मेरा शर्मा जी को, वाइफ को, बीवी को लेके आया, पत्नी को लेके आया। एक ही बार मेरे पास आया, मैंने उनका सारे बात सुनने के बाद उनको बोला, मैं ऐसा भी नहीं पसंद करता। मैं कहता हूँ लोग यूनियन ऑफिस के अंदर किसी घर के सदस्य, खास करके किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ या किसी की बहन यूनियन ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। पहले से हमारे नीचे है, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं आपको कहता हूँ, ये जब आया हमारे पास, हमने उनको बोला आपको मिनिस्ट्रियल के अंदर, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी नहीं था, राहुल जैन डीआरएम थे। मैंने उनको बोला, कल भी मैं राहुल जैन को मिल गया है ना, राहुल जैन कल था, अभी आप मैं ट्रांसफर बन गया राहुल जैन साहब।
मैंने उनको बोला मैं आपको करके दूंगा, लेकिन उनको यह भी काम है। मैं बोला इसके बाद में आप इधर आने की जरूरत नहीं, आप सतीशन को पूछिएगा, आप जिसको जानते हो उसको पूछिएगा, वो सब बराबर बताएगा। डीआरएम साहब को बोलने के बाद नोट बनवा के सीनियर क्लर्क के लिए सुबोध जैन साहब जीएम थे, उनके पास भेज के उस समय के हमारा भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पीआर मैनेज साहब को लेके जाने का काम किया और एक रूल बना के लाने का काम किया। अगर किसी रेल कर्मचारी का अगर मृत्यु हो जाता है और उनका विडो या बच्ची, उनको अगर नौकरी चाहिए होगा, अगर वो ग्रेजुएशन से अधिक अगर वो पढ़ा होगा, अगर ग्रेजुएशन में अगर 60% ऊपर मार्क होगा तो क्लरिकल में भी भर्ती होगा, अकाउंट्स में भी भर्ती होगा। ये हम लोगों ने मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं कभी कभी सीनियर लीडर को याद दिलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पत्नी, अभी मेरा मेंबर है कि मुझे पता नहीं, लेकिन उसको रेल के अंदर नौकरी हमने दिया है, पीसीपी और सिन्हा सर भी जानता है इस बात को। ये जानने की जरूरत है। कुछ बहुत सारे अधिकारी कुछ काम करने तो हमको अप्रोच करता है, क्योंकि हम जिस तरीके से डीआरएम से बोल पाएगा, हम जिस तरीके से जीएम से बोल पाएगा, हम जिस तरीके से सीआरपी से बोल पाएगा, यह हमको रेल मंत्री को भी बोलना होगा तो हमारे आदरणीय महामंत्री को बोल के हम लोग बुलवा सकता है, लेकिन अधिकारी को बोलने के लिए 4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल रहता है। गलत बात क्या तो सामने वाला छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं यूनियन के अंदर ताकत बनाने की जरूरत है। एचआरएमएस का सर्कस चल रहा है ना, क्या है एचआरएमएस? ये एचआरएमएस किसका भला करना चाहता है, क्या लाना चाहता है? एचआरएमएस से क्या होने वाला है, इसके बारे में कभी सोचे आप लोग? सबको उम्मीद कार्ड मिला, सब देखता है। पहला आदमी देखता है मेरा प्राइवेट वार्ड मिलने वाला है, उसी में लिखते हैं ना, हर आदमी वही देखता प्राइवेट वार्ड मिलेगा। तो सारा कार्ड मिलने के पहले भर्ती होने का क्या मतलब? आदमी देखता हॉस्पिटल में जाएगा तो अलग रूम मिलेगा, ज्यादा अच्छा खासा मिलेगा हॉस्पिटल में घूमने का क्या, क्यों आपको प्राइवेट वार्ड चाहिए? लोगों का सोच आप देखिए, ये समझने की जरूरत है। एचआरएमएस अगर पूरा इंप्लीमेंट हो गया, हमारा मिनिस्ट्रियल अकाउंट स्टाफ की जो परसेंटेज है बिल्कुल ना का बराबर होगा। मैं आपको कहता हूँ, ये हम लोग इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता। यूनियन कहीं जाएगा तो लोग बोलता है कि हमारा इतना 43,200 के ऊपर वाले को नाइट ड्यूटी अलाउंस खत्म हो गया, यूनियन वाला क्या कर रहा है? अभी सिकंदर खान साहब भी बैठा है इधर फोटोमैन है ना, बहुत सारे सीनियर एसएससी लोग बैठा है जिसको काम करने के बाद में भी नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन आज भी हमारा करीब 70,000 से मेंबरशिप होने के बाद में भी एक भी लोग हमसे पूछा नहीं, भाई हमको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा, कल से मैं नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा, आप साथ दोगे क्या? किसी की औकात नहीं, बताओ। यानी कि अगर बंद करना भी होगा यूनियन की तरफ से हमको भावना पड़ेगा, हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, भाई आपको नाइट ड्यूटी चाहिए, नोटिस मैं देता हूं और आप नाइट ड्यूटी बंद करिए। और प्रशासन क्या कहेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहेगा? आदरणीय रेल मंत्री जी क्या कहेगा? कर्मचारियों को कोई तकलीफ नहीं। ये यूनियन वाला लोगों को भड़काता है ना। बंद करने के बाद में भी 2 साल लोग शांति से बैठा था, लेकिन यूनियन वालों ने भड़काया, भाई तुम बंद करो, काम नहीं करेगा, ऐसा बोलो तो मिलेगा। ये चीज को आपको समझने की जरूरत है। आज की आदरणीय रेल मंत्री पहली बार जब रेल के मंत्री बना, उन्होंने बोला कि ये जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो मिलता है, दे आधार पर जो नौकरी मिलता है, रेल के अंदर 100% है। क्यों 100% होना चाहिए? बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 5% मिलता है, इधर क्यों 100%? नौकरी 5% करने के चक्कर में था। आज मृत्यु होने के बाद में भी रेल के अंदर भी अगर 100% लोगों को अगर नौकरी मिलता होगा, यही लाल झंडे की वजह से है, यही नेशनल मैं आप लोगों को कहता हूँ यूनियन को ताकतवर क्यों बनना है, इसके बारे में आप विचार करो। प्राइवेटाइज करने की बात कर रहा है, पीपीपी मॉडल में सीएसएमडी को बदलने की बात हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला। मैं अकेला बात करके बदल नहीं, अगर आप लोग सब साथ देगा, एक स्वर में खड़ा होने की तैयार होगा, हर चीज को रुकवाने में हम लोग कामयाबी मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ गाड़ियां देने की बात हो रहा है ना, आरएलडीए लैंड पूरा भेजने की बात हो रहा है, क्या नहीं हो रहा बताओ? रेल के अंदर जो अच्छा खासा चीज सब देने की बात होगा, जहां मुनाफा है वे सब देने की बात। जो नुकसान वाला गाड़ी, दौड़ बारामती गाड़ी कोई लेगा क्या? दौड़ से बारामती चलने वाला गाड़ी कोई लेगा? उटवाड़ी से मेरठ चलने वाली गाड़ी कोई लेगा? गाड़ी लेगा सब, मुंबई से गोवा लेगा, मुंबई से नागपुर लेगा, मुंबई से चेन्नई लेगा, मुंबई से दिल्ली लेगा, मुंबई से गोरखपुर लेगा। जहां भीड़ वाली सेक्शन है वो सब बराबर पूंजीपति लोग लेने का काम होगा। लेकिन जहां नुकसान वाला क्षेत्र है, जहां पैसेंजर नहीं मिलता, वहां कोई गाड़ी लेने का काम नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं, इसलिए मैं हमारा मिनिस्ट्रियल के लोग आप फ्रंट पे है,
बहुत सारे लोगों से आपने बहुत सारे काम के लिए आप लोग आदान प्रदान करता है, अलग अलग विभाग के अंदर आप लोग इंचार्ज करके बैठे हुए। अगर आप लोग चाहेगा लोगों को आराम से आप लोग यूनियन के अंदर जोड़ सकता है, बिगड़ निकल के अपने कुर्सी में बैठ के अपने केवल अपने काम से व्यवहार से यूनियन के अंदर लोगों को जोड़ने का काम कर सकता है। उतना भी अगर आप लोग करेगा तो मैं आपको कहता हूँ आने वाले दिनों में काम आएगा। जो खुशी के साथ में हम लोग जो दिल है ना, दिल से सर ऊंचा करके जो जिंदगी जी रहा है वैसा जीने का मौका मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ घर के लोगों को भी खुशी होगी, आपके अगल बगल में रहने वालों को भी खुशी होगी। ये मैं कहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेता। कल दिल्ली के अंदर बहुत सारे बात है, वो सब बहुत सारे टाइम जाएगा। 2 बार बाजू में से लोग पूछा कि जो स्नैक्स है हमने दे दो क्या, क्योंकि उनको तो भाषण सुनने में इंटरेस्ट है, स्नैक्स देकर तुम मामला खत्म करके निकल तो मेरे कहने मतलब मैं सब चीज को समझ रहा हूँ। तो मैं अननेसेसरली बलि का बकरा किसी को बना के पैदा नहीं। जो क्लास में जो बच्चे को पढ़ने की इंटरेस्ट ही नहीं है और वो डंडा लेके टीचर खड़ा डंडा हाथ में और वो रामायण बताते जा रहा, बच्चे को कोई घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चा डंडे पे देखता है, मारे ना हमको, है ना। तो इसलिए वो वाला धंधा अपने को अच्छा लगता है। मैं लोगों को कहता हूँ सब मिल के रहो, दुश्मनी मत करो किसी से, है ना। चाल में बोल में सब फर्क हो सकता है हर लोगों में, उसको अलग तरीके से मत लो। हम लोग एक घर की फैमिली मेंबर्स है, सब एक साथ में मिलकर रहो, यूनियन की ताकत को बढ़ाओ तो सही ढंग से रह पाएगा। मैं आपको कहता हूँ हम लोगों ने इस कोविड के शुरुआत के टाइम में भारत के अंदर ऐसी एकमात्र यूनियन होगा जो सब्सक्रिप्शन देता हो पैसे में से निकाल के 1 करोड़ 2 लाख रुपया हमने रिलीफ फंड में दिया। 51 लाख रुपया महाराष्ट्र को दिया, 51 लाख रुपया केंद्र सरकार को दिया, 51 हमने दिए। हम और कुछ पैसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देने जा रहा है। हमारी कोशिश जारी है, हम लोग इस बार उनको पर्सनली मिलकर देंगे। ये दोस्त बैठा हम लोगों ने एम्बुलेंस दिया, ये आपने देखा होगा, इतना बना के बांटा कि पूछो मत। 1 लाख से अधिक हम लोगों ने बना के दिए। अभी हमसे जीआरपी मांग रहा है, आरपीएफ मांग रहा है, जिसको चाहिए उसको बना के देगा, कोई सवाल नहीं। पैसा अच्छे काम के लिए, खराब काम के लिए नहीं। हम लोग उसी प्रकार की सोच रखता है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे बीच में कोविड, हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति भी चला गया। हम लोग नहीं चाहते थे, आप नहीं चाहते थे, दुख है हमको, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप और हम, अगर आप अपने घर के लोगों से अगर मोहब्बत करता है, सरकार में दिए हुए सारे आदेश को पालन करिएगा। इस महामारी को खत्म करना जरूरी है। हमारे बीच में इस कोविड के समय में बड़े तकलीफ वाली परिस्थिति में जाके, जैसा सुनील बहुत हालत खराब वाला परिस्थिति में जाकर वापस आया, उनका क्या हालत था मैं जानता हूँ। मुझे उसको देख के इतनी खुशी मेरे दिल में होता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में रह के किस तरीके से हमसे बात करते थे। अजय पहले वो 50 लोग बात करते थे, मैं जानता हूँ बाबू मैं लोग, तो हम जानते हैं कि वो कैसे किस परिस्थिति से वापस आया। भाई आप लोग संभालिए, मैं तो हाथ जोड़ सकता हूँ, है ना। शर्मा जी को भी मैं शर्मा जी का नाम बार बार इसलिए लेता हूँ, जहाँ कहीं भी तो कुछ रहेगा तो हमको मैसेज भेजता है, कुछ ना कुछ सलाम करने का काम करते, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। हमारे यूनियन क्या करते उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहता है, हमें अच्छा लगता है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है, भाई सब मिलकर रहिएगा। पवार साहब अभी रिटायरमेंट हो गया, है ना। अब रिटायरमेंट हो गया, बोलना चाहता है कि बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहता रिटायर हो गया, तो रिटायर हो गया मतलब 60 साल का हो गया। कुछ लोग 60 साल होने के बाद में भी 40 का बोलता है। अब इधर देखिएगा तो रिटायरमेंट वाला मैं लगता है, बाकी सब तो जवान लगता है ना। अभी मनोहर साहब भी अभी 2 महीने में रिटायरमेंट है, लेकिन देखे कोई बताएगा क्या? अभी 1 साल तो बिठाएगा, किसी को अगर अनजान आदमी को बोलेगा रिटायरमेंट वाले को फूल देगा, सारा मेरे को देके जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए मेरे कपड़ा वगैरह अलग पहन के आता, मैं अभी इधर आया तो कपड़ा लिया, मैं बोला दे यार अलग, नहीं तो मेरे को फूल देके भेज देगा। नहीं मैं आपको कहता हूँ, हमको मालूम है क्या, अरे ऊपर वाले ने जो दिया उसको वैसे रखो भाई, इसको चेंज करने की वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। सबका खूबसूरती है। कोई अपनी माँ जो है ना, माँ स्त्री का वर्णन बहुत सारे लोगों ने किए, वो सारे वर्णन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन माँ जो है अपनी, जो किसके भी माँ है, जो काला आदमी हो, गोरा आदमी हो, अपंग हो, है ना, कुछ भी, कोई किसी के भी माँ है, अपना बच्चा तो उसी के लिए बड़े खूबसूरत रहता है। कोई माँ ये नहीं कहेगी कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, दिखने को अच्छा नहीं है, ऐसा कोई माँ कहने वाला नहीं है। तो कभी किसी को देखना, प्यार करना तो माँ के नजर से देखो, आप तो आपको प्यार है। आपको ज्यादा समय नहीं लेता,
तो शायद मुझे लगा हामिद भाई की दिल्ली जाने के चक्कर में इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा इस प्रकार से चलेगा। मैं कहता हूँ मैं ज्यादा न बोलते हुए आज खास करके कुछ महिलाएं दिख रहा हूँ। वो मैडम को बोल रहे थे। अच्छा देखो, ये जो मैडम इधर बैठी है, ये कुछ दिन पहले, मैं अभी सबके सामने बोलता हूँ, कुछ दिन पहले हमको बोला अकेले, मुझे बोला कि बीआरएस ले रहा हूँ, तो परेशान हो गया। मैं बोला नहीं, आप क्यों बीआरएस लेगा, आप बीआरएस नहीं लेंगे, आपको बीआरएस लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो काम में इतना मतलब ईमानदार है, जितने यूनियन में ईमानदार है उतने काम में भी ईमानदार है, उतने घर में भी ईमानदार होगा। सवाल नहीं, ईमानदारी जो करने वाला सब जगह में ईमानदार रहता है। कभी कभी 8 बजे तक बैठती है। मैं खुद जाकर सेक्शन में अंदर जाकर बोला भाई इधर 6 बजे बाद तक दिखेगा तो सब तोड़ फोड़ करूंगा। बोला कि नहीं बोला, आप भी लेके जाता लगता है, आप भी तो आपको भी नींद आ रहा है, लेके जा रहा है इधर। लेट मत जाइए, 6 बजे जाइए घर पे, जो हमको एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं देता है ना। हम लोग अपने टाइम पे जितना होता है उतना करो, कोई आपको टेकअप नहीं करेगा। ईमानदारी का मतलब थोड़ी कि 8 बजे तक घर का समय गला इधर बैठ के काम नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको सरकार ने जितनी टाइम दिया उतनी टाइम में जितना हो सकता करो, और उसके बाद में घर जाएगा कोई पकड़ा तो हम देख लेंगे, है ना, कौन क्या करेगा हम देखते हैं, उसके लिए तो यूनियन है। हाँ, लेकिन हम लोग सब अपनी काम ईमानदारी से करने वाले लोग हैं। तो इतना ही मैं बोलता हूँ भाई, आप लोग सब यूनियन की ताकत बनाने की कोशिश करिए। अगर यूनियन को ताकत बढ़ेगा तो ये जितने भी जो सरकार की कामगार विरोधियां जो नीतियां चलता है, इसको रोकने में कामयाबी होगी। और इसी साल में मुझे लगता है मानदा का चुनाव आएगा, तो मानदा के चुनाव के अंदर करीब 70% वोट, मैं 51% 60% मैं नहीं मानता, हमने इतना काम किया, कम से कम 70% वोट से यूनियन जीतना चाहिए। और 70% यूनियन जीत गया तो आपको लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको सब चीज मिल जाएगा। मैं आपको कहता हूँ, बाकी दिल्ली में जो जितने भी मीटिंग चला, सीआरपी से लेके सारे मेंबर के साथ मीटिंग हुआ, करीब 5 घंटे, जितने भी बात हुआ सब पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव है तो सब पॉजिटिव है, लेकिन कोरोना आने के बाद पॉजिटिव कहना भी खराब है। मेरा 24 बार आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। आज सुबह भी महाराष्ट्र के अंदर एंट्री किया तो बोला आरटीपीसीआर बताओ। मैं बोला भाई एक दिन पहले मैं इधर से तो गया, मैं बोला आरटीपीसीआर किया, मुझे मालूम था पहले इधर आने नहीं देगा, तो मैं जश्न होकर करके लेके गया। 24 बार आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। अब वो टेस्ट करने के लिए आज तो मेरा बाल खड़ा होता, मतलब वो देख के करके एनर्जी होता। लेकिन भाई मैं तो, मुझे तो जाना पड़ेगा, अपनी जवाबदारी है, तो आगे भी कितना दिन करना पड़ेगा मुझे पता नहीं। इसलिए आप लोगों से इतने कहते हुए भाई, आप लोग अपने आप को संभालिए, घर के लोगों को संभालिए, अपने चाहने वाले को, अपने देशवासियों को संभालिए, और इस कोविड महामारी को खत्म करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि इस साल के अंदर दिसंबर के पहले इस महामारी को खत्म करके हम लोग पहले की जैसे जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, ऐसा उम्मीद करके आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेरा दूसरा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद, लाल हमारे हर एरिया में इतने भी व्यस्त, लेकिन अपना समय निकालकर वो हमारे एरिया में आते हैं और हम सभी से मिलते हैं। और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि हमारे एटीएम में वो हर साल आते हैं, और आज तो मुझे लगता है दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पे आए।